यूपीएससी मेन 2022 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र लेक्चर 9 हिंदी। पहला प्रश्न। एक बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता। बुनियादी ढांचा विकास में सरकारी संसाधन और निवेश सीमित होते हैं। पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की पूंजी, दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। इससे परियोजनाओं की तेजी से पूर्ति, बेहतर प्रबंधन और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त जोखिम साझा होने से वित्तीय बोझ कम होता है और परियोजनाओं की लागत प्रभावी होती है। भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भारत में यात्री सुविधा सुधारने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियां निवेश करके स्टेशनों को वाणिज्यिक केंद्रों में परिवर्तित करती हैं, जिससे बेहतर सुरक्षा, साफ सफाई, व्यापारिक सुविधाएं और यात्री अनुभव में सुधार होता है। इससे रेलवे की आय में वृद्धि होती है और यात्रियों को उच्च स्तरीय सेवाएं मिलती हैं। इस प्रकार पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन पुनर्विकास में दक्षता, नवाचार और वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, जो भारत के बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न। 2. क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? हाँ, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है यदि नीति निर्माताओं और संस्थानों द्वारा उचित नियमन, सामाजिक सुरक्षा और सबको अवसर देने वाली नीतियां अपनाई जाएं। बाजार की ताकतों को सही दिशा देकर गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, जिससे विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचें। भारत में आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेश का महत्व। भारत में वित्तीय समावेश का अर्थ है हर व्यक्ति, विशेषकर ग्रामीण, महिला, गरीब और अल्पसंख्यक वर्गों को बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। इससे वे उद्यमिता बढ़ा सकते हैं, आपात स्थितियों का सामना कर सकते हैं और बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। वित्तीय समावेश से आर्थिक अवसर बढ़ते हैं, गरीबी कम होती है और समग्र आर्थिक विकास स्थिर और सतत होता है। अतः भारत के आर्थिक विकास में वित्तीय समावेश एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला प्रश्न। 3. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां। पीडीएस में भ्रष्टाचार, लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियां, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट, आपूर्ति और वितरण में अनियमितताएं तथा सरकारी गोदामों में अनावश्यक भंडारण जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। इसके अलावा जमाखोरी, कालाबाजारी और तकनीकी संसाधनों की कमी भी प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। पीडीएस को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के उपाय। 1. डिजिटलीकरण और आधार कार्ड से लिंकिंग। लाभार्थियों की पहचान और वितरण को आधार से जोड़कर धोखाधड़ी कम की जा सकती है। 2. जियोटैगिंग और जीपीएस निगरानी। गोदामों और परिवहन वाहनों की निगरानी से आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता बढ़ेगी। 3. ऑनलाइन शिकायत और फीडबैक प्रणाली। लाभार्थियों को शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने में मदद मिलेगी। 4. स्वतंत्र निरीक्षण और सामाजिक निगरानी। स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाकर निगरानी मजबूत की जा सकती है। इन कदमों से पीडीएस अधिक प्रभावी, पारदर्शी और लाभकारी बन सकता है।
अगला प्रश्न 4 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कार्यक्षेत्र और महत्व। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उद्योग कृषि उत्पादों को उपभोक्ता के लिए सुरक्षित, स्वादिष्ट और टिकाऊ उत्पादों में परिवर्तित करता है। इसके कार्यक्षेत्र में फल, सब्जी, दाल, अनाज, मांस, डेयरी उत्पाद, तेल, चीनी, मसाले, पैक्ड फूड और पेय पदार्थ शामिल हैं। इस उद्योग का महत्व अनेक रूपों में है। सबसे पहले, यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलता है और नुकसान कम होता है। दूसरा, यह रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है, विशेषकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में। तीसरा, यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और भारत के निर्यात में वृद्धि करता है। चौथा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नवाचार, तकनीकी विकास और निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे देश की औद्योगिक क्षमता मजबूत होती है। इस प्रकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के सतत आर्थिक विकास, ग्रामीण समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न 5 देश में आयु संभाव्यता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियां कौन-कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या-क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। देश में आयु संभाव्यता में वृद्धि से उत्पन्न नई स्वास्थ्य चुनौतियां। आयु संभाव्यता बढ़ने के कारण भारत में वृद्ध जनसंख्या की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे कई नई स्वास्थ्य चुनौतियां सामने आई हैं। इनमें प्रमुख हैं दीर्घकालीन रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, कैंसर और मानसिक रोग, डिमेंशिया, डिप्रेशन का बढ़ना। वृद्धावस्था में पोषण की कमी, मोटापा, शारीरिक दुर्बलता और बीमारियों का सही समय पर उपचार न मिलना भी बड़ी समस्या है। इसके अलावा वृद्ध लोगों में सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। समाधान हेतु आवश्यक कदम। 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, वृद्धों के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र और दीर्घकालीन देखभाल सुविधाएं विकसित करनी होंगी। 2. रोग निवारण और जागरूकता, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण पर जोर और स्वस्थ जीवन शैली के लिए अभियान जरूरी हैं। 3. सामाजिक सुरक्षा, वृद्धजन के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता बढ़ानी होगी। 4. स्वास्थ्य बीमा और आर्थिक सहायता, वृद्धों के लिए किफायती और समर्पित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बनानी होंगी। 5. परिवार एवं समुदाय की भूमिका, वृद्धों के सम्मान और देखभाल के लिए पारिवारिक और सामुदायिक सहभागिता जरूरी है। इन उपायों से बढ़ती आयु संभाव्यता के साथ उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ, सेलुलोज, जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर वनस्पति पदार्थों में मुख्यतः सेलुलोज पाया जाता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुलक है। प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में यह सेलुलोज मृत पौधों और पत्तियों के रूप में जमा होता है। इसे विघटित करने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से जैविक अपघटन कहलाती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिनसे सेलुलोज गुजरता है। 1. जैविक अपघटन, बायोडिग्रेडेशन, मिट्टी और जल में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और फफूंद, फंजाई, सेलुलोज को एंजाइम, सेल्यूलाज की सहायता से तोड़ते हैं। 2. फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की कमी में कुछ जीवाणु सेलुलोज का अपघटन करके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्पन्न करते हैं। 3. खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, अपघटन के अंत में जैविक पदार्थ पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक जैविक चक्र का हिस्सा हैं,
जिनसे कार्बन का पुनः संचरण होता है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न 7 इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण, प्रभाव और शमन। फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में बनता है जब वायु में प्रदूषक गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs सूरज की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से रासायनिक प्रतिक्रिया करती हैं। इसके परिणामस्वरूप ओजोन पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट्स PANs और अन्य हानिकारक रासायनिक यौगिक बनते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। यह स्मॉग श्वसन तंत्र की बीमारियां, आंखों में जलन, फेफड़ों की क्षति और पर्यावरणीय हानि उत्पन्न करता है। शमन के उपायों में वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और हरित क्षेत्रों का विकास शामिल है। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के देशों द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, अमोनिया NH और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन को कम करना है। यह प्रोटोकॉल स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने पर केंद्रित है। इसके तहत देशों को अपने उत्सर्जन में निर्धारित प्रतिशत कमी करनी होती है जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार हो और फोटोकेमिकल स्मॉग जैसी समस्याएं कम हों। अगला प्रश्न 8 भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बादल फटने की क्रियाविधि और घटना। बादल फटना क्लाउडबर्स्ट एक अचानक और अत्यधिक भारी वर्षा की घटना है जिसमें एक सीमित क्षेत्र में अत्यधिक जलवृष्टि होती है जो सामान्यतः 100 मिमी से अधिक होती है। यह घटना तब घटित होती है जब वायुमंडल में अत्यधिक आर्द्रता और अस्थिरता होती है जिससे बादल तेजी से संघनित होते हैं और भारी वर्षा के रूप में जलवृष्टि होती है। हाल के उदाहरण 1 उत्तरी भारत में बादल फटना 2024 उदास स्माइली 2024 में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं हुई जिनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रमुख थे। इन घटनाओं में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं जिससे जनहानि और संपत्ति की क्षति हुई। 2 तमिलनाडु में बादल फटना 2023 उदास स्माइली 2023 में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बादल फटने की घटनाएं हुईं जिससे भारी वर्षा और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। इन घटनाओं में कई लोगों की जान गई और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। निष्कर्ष बादल फटना एक गंभीर मौसमीय घटना है जो विशेष रूप से पर्वतीय और शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती है। इससे निपटने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन, पूर्वानुमान प्रणाली और सतर्कता की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 9 संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संगठित अपराध के प्रकार। संगठित अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो संगठित समूहों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं। इसके प्रमुख प्रकार हैं मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, जुआ, ब्लैक मनी निर्माण, ठगी, भ्रष्टाचार, मानव अंगों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियां। ये अपराध आर्थिक लाभ और सामाजिक नियंत्रण के लिए संचालित होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गहरा संबंध है। कई बार आतंकवादी समूह संगठित अपराधों से धन जुटाते हैं, जैसे ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी। इसके अलावा दोनों ही गतिविधियां सीमा पार फैलती हैं और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं।
संगठित अपराध नेटवर्क आतंकवादियों को वित्तीय, लॉजिस्टिक और हथियार उपलब्ध कराते हैं, जिससे आतंकवादी गतिविधियां अधिक प्रभावी होती हैं। अतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके खिलाफ समन्वित रणनीतियां आवश्यक हैं। अगला प्रश्न 10 भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण उसे समुद्री सुरक्षा की अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें समुद्री डकैती, तस्करी, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, समुद्री सीमा विवाद और साइबर हमले शामिल हैं। इसके अलावा समुद्री संसाधनों की सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण और क्षेत्रीय समुद्री हितों की रक्षा भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए पहल। भारत ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कदम उठाए हैं। संगठनात्मक रूप में भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की भूमिका बढ़ाई गई है। तकनीकी दृष्टि से समुद्री निगरानी के लिए उपग्रह, रडार, ड्रोन और एंटी पायरेसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रक्रियात्मक सुधारों में क्षेत्रीय सहयोग, जैसे इंडो पैसिफिक भागीदारी, सूचना साझा करना और समुद्री कानून के कड़ाई से पालन को बढ़ावा देना शामिल है। इन पहलों से भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न 11 हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन का अर्थ है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में जो तीव्र विकास दिखाया है, वह मुख्यतः श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं की प्रति व्यक्ति मात्रा में सुधार के कारण संभव हुआ है। तकनीकी उन्नति, मशीनरी का बेहतर उपयोग और दक्षता आधारित उत्पादन पद्धतियों ने श्रम उत्पादकता को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। हालांकि यह विकास आवश्यक नहीं कि समानुपातिक रूप से रोजगार में वृद्धि भी करे, क्योंकि उच्च श्रम उत्पादकता स्वचालन और मशीनीकरण के कारण श्रम की मांग को कम कर सकती है। समृद्धि प्रतिरूप। ऐसा समृद्धि मॉडल अपनाना चाहिए जो श्रम उत्पादकता और रोजगार दोनों को संतुलित करे। इसके लिए निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हैं। 1 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) का सशक्तिकरण। MSMEs श्रम गहन होते हैं और रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्हें तकनीकी सहायता, आसान ऋण और बाजार उपलब्ध कराकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। 2 साक्षरता एवं कौशल विकास। श्रमिकों को आधुनिक कौशल और डिजिटल दक्षता प्रदान करने से वे उच्च उत्पादकता के साथ अधिक रोजगार पाने में सक्षम होंगे। 3 ग्रीन और नीले अर्थव्यवस्था क्षेत्रों का विकास। कृषि, मछली पालन, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में रोजगार आधारित विकास योजनाएं बनानी चाहिए, जो पर्यावरणीय संतुलन के साथ श्रम की मांग भी बढ़ाए। 4 सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रम, जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ताकि श्रम उत्पादकता के साथ साथ व्यापक रोजगार सुनिश्चित हो। इस प्रकार ऐसा विकास मॉडल जहां तकनीकी प्रगति के साथ श्रमगहन उद्योगों को बढ़ावा मिले, रोजगार और उत्पादकता दोनों का संतुलन बना रहेगा और समावेशी आर्थिक विकास संभव होगा। अगला प्रश्न 12 क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? समझाइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के लिए वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है,
लेकिन वर्तमान नीतिगत प्रयासों और तकनीकी प्रगति को देखते हुए यह संभव भी है। भारत ने सौर, पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों में तेजी से निवेश बढ़ाया है और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। तकनीकी सुधारों और लागत में गिरावट ने नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक किफायती बनाया है, जिससे इसकी मांग बढ़ रही है। औचित्य: अक्षय ऊर्जा की लागत लगातार घट रही है, जिससे यह जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बन रही है। सरकार की नीति, वित्तीय प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत किया है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं और पर्यावरण संरक्षण की जरूरतें अक्षय ऊर्जा की ओर रुझान बढ़ा रही हैं। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाने का महत्व: सब्सिडी हटाने से सरकार के वित्तीय संसाधन बचेंगे, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया जा सकेगा। जीवाश्म ईंधन महंगा होने से उद्योग और उपभोक्ता स्वच्छ ऊर्जा विकल्प अपनाने को प्रेरित होंगे। यह बाजार में अक्षय ऊर्जा की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार जीवाश्म ईंधनों पर सब्सिडी खत्म कर उससे मिलने वाली वित्तीय बचत को नवीकरणीय ऊर्जा में लगाना भारत के ऊर्जा संक्रमण को तेज करने और 2030 तक 50% अक्षय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न 13। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं, ऊर्ध्वमुखी अपस्ट्रीम और अधोमुखी डाउनस्ट्रीम। इन दोनों प्रक्रियाओं में कई बाधाएं विपणन को प्रभावित करती हैं। ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया में बाधाएं: यह प्रक्रिया उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचने के शुरुआती चरणों को दर्शाती है, जैसे किसान से मंडी तक। यहां प्रमुख बाधाएं हैं: 1. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सड़क, भंडारण, शीतगृह और परिवहन की कमी से उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं। 2. एमएसपी और मूल्य निर्धारण में अस्थिरता, किसानों को अक्सर उचित मूल्य नहीं मिलता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। 3. एग्रो मार्केटिंग समितियों एपीएमसी की सीमाएं, मंडियों में गैर प्रभावी व्यवस्था, दलालों का दबदबा और पारदर्शिता की कमी। 4. सूचना का अभाव, बाजार की कीमतों और मांग की सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती। अधोमुखी प्रक्रिया में बाधाएं: यह उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों के वितरण और बिक्री के अंतिम चरण को दर्शाती है। इसमें प्रमुख बाधाएं हैं: 1. संसाधनों का अभाव, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में कमी। 2. लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां, समय पर और सुरक्षित वितरण में कठिनाई। 3. विपणन नेटवर्क का अभाव, छोटे और मध्यम उत्पादक बाजार तक पहुंचने में असमर्थ। 4. नियमों और प्रमाणन की जटिलता, खाद्य सुरक्षा मानकों और लाइसेंसिंग की बाधाएं। इन बाधाओं के कारण कृषि उत्पादों का मूल्य सही रूप से नहीं मिलता और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। समाधान के लिए कृषि विपणन सुधार, डिजिटल प्लेटफार्मों का विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने वाली पहलों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 14. समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें विभिन्न कृषि उपक्रमों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और उद्यानिकी को एक साथ जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग, जोखिम में कमी और आय के विविध स्रोत पैदा करना होता है। यह प्रणाली पर्यावरणीय स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करती है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए समेकित कृषि प्रणाली के लाभ: 1. आय के विविध स्रोत, छोटे किसान केवल एक फसल पर निर्भर रहते हैं, जिससे जोखिम अधिक होता है। समेकित कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन और फसल उत्पादन को जोड़ने से आय के विभिन्न स्रोत बनते हैं, जिससे आर्थिक सुरक्षा मिलती है। 2. संसाधनों का कुशल उपयोग,
जमीन, पानी और खाद जैसे संसाधनों का अधिकतम और संतुलित उपयोग होता है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है। 3. जोखिम में कमी। प्राकृतिक आपदाओं या बाजार में मूल्य गिरावट के समय आय के विकल्प मौजूद होते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। 4. मृदा उर्वरता में सुधार। पशुपालन से प्राप्त गोबर उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। 5. स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण। जैव विविधता बनी रहती है, भूमि का दुरुपयोग नहीं होता और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। इस प्रकार समेकित कृषि प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों को उनकी सीमित संसाधनों के बावजूद स्थायी, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सक्षम बनने में मदद करती है, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला प्रश्न। 15-25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST), खगोल विज्ञान में एक क्रांतिकारी उपकरण माना जाता है। यह टेलीस्कोप पिछले अंतरिक्ष टेलीस्कोपों, जैसे हबल, से कई मायनों में श्रेष्ठ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की अनन्य विशेषताएं। एक अत्याधुनिक अवरक्त क्षमता। JWST मुख्य रूप से अवरक्त, इंफ्रारेड तरंगों पर केंद्रित है, जिससे यह ब्रह्मांड के दूरदराज और प्राचीन खगोलीय पिंडों को भी देख सकता है, जो हबल की तुलना में ज्यादा गहराई से और स्पष्टता से संभव है। 2. विशाल दर्पण। इसका प्राथमिक दर्पण 6.5 मीटर व्यास का है, जो हबल के 2.4 मीटर दर्पण से लगभग 3 गुना बड़ा है। इससे प्रकाश को अधिक इकट्ठा कर उच्च रेजोल्यूशन छवियां प्राप्त होती हैं। 3. उच्च तकनीक सेंसर और उपकरण। इसमें कई संवेदनशील उपकरण लगे हैं जो तारों, गैलेक्सियों और ग्रहों के रासायनिक संघटन व विकास की जानकारी देते हैं। 4. सूर्य से दूर अवकाश। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 बिंदु पर स्थित है, जहां इसका तापमान बहुत कम रहता है, जिससे अवरक्त अवलोकन बेहतर होता है। मुख्य ध्येय। ब्रह्मांड के शुरुआती समय, बिग बैंग के बाद बनने वाली पहली गैलेक्सियों का अध्ययन। तारों और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को समझना। हमारे सौरमंडल के बाहर एक्सोप्लैनेट्स, अन्य ग्रह, के वातावरण का विश्लेषण करना। ब्रह्मांड में जीवन के संभावित संकेतों की खोज। मानव जाति के संभावित लाभ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में गहरी समझ। नई तकनीकों के विकास से विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रगति। बाह्य ग्रहों की खोज से संभावित भविष्य के निवास स्थानों की जानकारी। विज्ञान शिक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा। इस प्रकार JWST न केवल खगोल विज्ञान में नई क्रांति लाएगा, बल्कि मानव ज्ञान के विस्तार और तकनीकी प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला प्रश्न। 16. वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत यह है कि शरीर को रोगजनकों, जैसे वायरस या बैक्टीरिया, से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ताकि जब वास्तविक संक्रमण हो तो प्रतिरक्षा प्रणाली त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दे सके। इसके लिए वैक्सीन में रोगजनक के कमजोर या निष्क्रिय किए गए हिस्से या उसके कुछ अंश, जैसे प्रोटीन, शामिल होते हैं, जो शरीर को रोग से लड़ने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं और एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? जब वैक्सीन शरीर में प्रवेश करती है, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। शरीर इसके प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप टी सेल्स और बी सेल्स बनाता है, जो रोगजनक को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को
प्रतिरक्षा स्मृति देती है, जिससे भविष्य में वही रोगजनक हमला करे तो शरीर तुरंत उसे पहचान कर मुकाबला कर सके। कोविड-19 टीकों के निर्माण के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रमुख पद्धतियां। एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सिन में वायरस को निष्क्रिय कर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। 2 mRNA तकनीक भारत में फिलहाल सीमित रूप से प्रयोग हो रही है, पर विश्व स्तर पर यह तकनीक तेजी से उभर रही है। 3 वायरल वेक्टर वैक्सीन कोविशील्ड इसी श्रेणी की वैक्सीन है, जिसमें एक कमजोर एडेनोवायरस का उपयोग करके कोविड-19 वायरस के स्पाइक प्रोटीन को शरीर में पहुंचाया जाता है। 4 प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन जैसे जीकोवैक्स, जिनमें वायरस के प्रोटीन के अंश उपयोग किए जाते हैं। इन विधियों के संयोजन से भारतीय वैक्सीन निर्माता तेजी से प्रभावी, सुरक्षित और सस्ते टीके विकसित करने में सफल हुए, जिससे देश में कोविड-19 नियंत्रण में मदद मिली। अगला प्रश्न 17 ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन पृथ्वी के वायुमंडल और सतह का औसत तापमान निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया है, जो मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण होती है। ये गैसें सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी की सतह पर अवशोषित कर गर्मी को वातावरण में फंसा लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। वैश्विक जलवायु पर प्रभाव। समुद्र के स्तर में वृद्धि, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि क्षरण बढ़ता है। अधिक तीव्र और अनियमित मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान। जैव विविधता में कमी, पौधों और जीवों के आवासों का विनाश। कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। ताजे पानी की उपलब्धता कम होना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य विकसित देशों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसके तहत सदस्य देशों को निर्धारित लक्ष्य दिए गए थे कि वे अपने उत्सर्जन को तय सीमा तक सीमित करें। ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के नियंत्रण उपाय। 1 ऊर्जा दक्षता में सुधार, ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन का अधिक उपयोग। 2 औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों और उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम का विकास। 3 वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण, पेड़ों के माध्यम से कार्बन को अवशोषित करना। 4 नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना। 5 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाएं, कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में सुधार। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग, नीतिगत सुधार और तकनीकी नवाचार आवश्यक हैं, जिनमें क्योटो प्रोटोकॉल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 18 भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में तटीय अपरदन के कारण। तटीय अपरदन यानी समुद्र के किनारों का क्षरण कई प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से होता है। प्राकृतिक कारणों में समुद्री लहरों, तूफानों, समुद्री धाराओं और ज्वारभाटों की क्रियाएं शामिल हैं। मानसून के दौरान बड़े पानी के प्रवाह और नदी के तलछट के कम जमाव से भी तट क्षरण होता है। मानव कारणों में बंदरगाह निर्माण, डैम और बांधों के कारण नदी तलछट का प्रवाह कम होना, अंधाधुंध रेती के उत्खनन, वन कटाई और तटीय विकास कार्य प्रमुख हैं। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर विभिन्न स्थानों पर यह समस्या गंभीर रूप से देखी जाती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा के तटीय क्षेत्र। तटीय अपरदन के प्रभाव। तटीय गांवों और बस्तियों का जलमग्न होना। कृषि भूमि, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का नुकसान। जैव विविधता और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण। तटीय पर्यटन और मछली पकड़ने के व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव।
समुद्री लहरों के कारण संरचनाओं का विनाश। खतरे का मुकाबला करने के लिए तटीय प्रबंधन तकनीकें। एक हार्ड इंजीनियरिंग तकनीकें जैसे समुद्री दीवार, सी वॉल्स, ब्रेकवाटर्स, ब्रेकर्स, ग्रोट्स और जेटियों का निर्माण जो लहरों की ताकत को कम करते हैं। 2. सॉफ्ट इंजीनियरिंग तकनीकें जैसे रेत का पुनर्भरण, बीच नरिशमेंट, मैंग्रोव वनों का संरक्षण और पुनर्वास जो प्राकृतिक बाधा प्रदान करते हैं। 3. संवेदनशील तटीय क्षेत्र के लिए नियोजन, तटीय क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, जोनिंग नियमों का पालन। 4. स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण, जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना। 5. नदी तलछट प्रवाह का प्रबंधन, बांधों और नदियों के सतत प्रबंधन से तलछट प्रवाह बनाए रखना। इन तकनीकों के संयोजन से भारत में तटीय अपरदन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि तटीय क्षेत्र की सुरक्षा और विकास संतुलित रहे। अगला प्रश्न 19. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डिजिटल दुनिया में सूचना, प्रणालियों और नेटवर्क की सुरक्षा करना है। इसके मुख्य तत्व हैं 1. गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, सूचना को अनधिकृत पहुंच से बचाना। 2. अखंडता, इंटेग्रिटी, डेटा की सही और पूर्णता बनाए रखना। 3. उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, आवश्यक संसाधनों और डेटा का समय पर उपलब्ध होना। 4. पहचान और प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि। 5. प्राधिकरण, ऑथोराइजेशन, उपयोगकर्ता को उचित स्तर की पहुंच देना। 6. निगरानी और प्रतिक्रिया, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स, साइबर हमलों की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया। 7. साइबर सुरक्षा नीति और जागरूकता, नियमों का पालन और उपयोगकर्ताओं की जागरूकता। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है। 2013 में पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की गई, जिसका उद्देश्य सरकार, उद्योग और नागरिकों की साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ाना था। इसके तहत साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया। राष्ट्रीय सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की भूमिका सशक्त हुई और साइबर अपराधों के लिए कानूनों को कड़ा किया गया। हालांकि तेजी से बढ़ते डिजिटलकरण और तकनीकी जटिलताओं के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे उच्च तकनीकी हमले, डेटा चोरी और साइबर आतंकवाद। भारत ने 2020 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को पुनः परिभाषित किया है, जिसमें बेहतर निगरानी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर दिया गया है। मूल्यांकन। भारत ने एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित कर काफी प्रगति की है, लेकिन तेजी से बदलते साइबर खतरे के लिए निरंतर अपडेट, वैश्विक सहयोग और समेकित कार्यान्वयन आवश्यक है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा में समन्वय और क्षमता निर्माण की दिशा में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है, ताकि भारत सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न 20. नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नक्सलवाद, उभरते हुए मुद्दे। नक्सलवाद भारत के कुछ पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष का परिणाम है। यह समस्या मुख्यतः गरीबी, भूमि एवं संसाधन संबंधी असमानता, विकास की कमी और आदिवासी अधिकारों के हनन से उभरती है। उभरते हुए मुद्दों में गैरकानूनी खनन, वन संसाधनों का शोषण और स्थानीय जनता के विकास से वंचित रहना शामिल है। इसके साथ ही नक्सलवादी समूहों का हथियारबंद संघर्ष, महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल और राज्य के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए नक्सलवादी विचारधारा का प्रसार भी चिंताजनक है। बहुस्तरीय रणनीति।
एक सशस्त्र सुरक्षा उपाय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की संख्या और तकनीकी उपकरणों को बढ़ाना, बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना। 2. विकासात्मक पहल, प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे स्थानीय लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। 3. सामाजिक समावेशन, आदिवासी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का संरक्षण, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और उनके सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान। 4. राजनीतिक संवाद, नक्सलवादियों के साथ बातचीत के द्वार खुले रखना ताकि हिंसा कम हो और शांति स्थापना हो सके। 5. जागरूकता एवं पुनर्वास, नक्सल प्रभावित इलाकों में युवाओं को शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से पुनर्वासित करना। 6. तकनीकी निगरानी, डिजिटल माध्यमों पर नक्सलवाद का प्रचार रोकने के लिए प्रभावी साइबर सुरक्षा एवं निगरानी। निष्कर्ष, नक्सलवाद का समाधान केवल सुरक्षा बलों के बल पर संभव नहीं है। यह एक समग्र, बहुस्तरीय रणनीति के माध्यम से ही प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें विकास, न्याय और सामाजिक समावेशन की प्रमुख भूमिका हो। इससे नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होंगी और दीर्घकालिक शांति स्थापित होगी।